सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 18। आज की वर्कशीट नंबर कितनी है बेटा? 18। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे जानते ही हैं, अपना नाम लिखेंगे स्वयं का, और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 27/11/2020 और आज का दिन हमारा शुक्रवार का। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है वायु। क्या है बेटा? वायु। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से वीडियो को देखेंगे अंत तक, क्योंकि हमारी वर्कशीट बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर को भी बढ़िया से हल कर पाएंगे खुद भी। देखो, वायु के अंतर्गत मौसम और जलवायु, भाई ये दो चीज़ हमारे अंतर्गत आती है कि भाई वायु के अंतर्गत जो मौसम है वो कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी, तो उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। ओके। कि मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? हमें मौसम कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले मौसम क्या होता है, कि एक नियत स्थान की नियमित समय पर, अब जैसे हम जिस जगह पर रह रहे हैं तो उस टाइम की क्या समय है, कैसी उसकी स्थिति है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उसी को मौसम कहा जाता है। भाई अब कैसा मौसम है, स्वच्छ है या वर्षा वाला है या तेज धूप वाला है या कैसा है, तो इन सब की स्थिति को क्या कहा जाता है? किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडल स्थिति, जो हमारे वायुमंडल की क्या क्या स्थिति है, तो उसी की स्थिति को क्या कहा जाता है? मौसम कहा सकता है। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बेटा, ये बात बहुत ज़रूरी है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, मतलब समय समय पर क्या होता है? मौसम बदलता रहता है, कभी तेज धूप, कभी तेज़ गर्मी, कभी तेज़ बरसात, कभी कम बरसात, तो ये क्या है? बदलता ही रहता है समय के अनुसार। उदाहरण देखो, अभी धूप निकला, थोड़े समय के बाद क्या होगा? ये बारिश का होना। तो आप समझ गए उदाहरण। अब देखते हैं, हम जलवायु के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। कि जलवायु किसे कहते हैं? एक नियत स्थान की दीर्घकाल की, मतलब एक लंबे समय की मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? जलवायु कहते हैं। अब जलवायु देखो, आपने देखा होगा कि जैसे अब सर्दियों का समय चल रहा है, तो हमारी 3-4 महीने सर्दी रहेंगे, उसके बाद हमारी गर्मी आएगी, फिर वर्षा काल आएगी। तो ये जलवायु की स्थिति के कारण होता है। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया, लगभग 25 वर्ष या अधिक। तो मतलब एक तो एक लंबे समय तक ये बनी रहती है, और जलवायु में परिवर्तन होने के कई बार कई दशक भी लग जाती है। उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब भारत की जलवायु कैसी है बेटा? मानसूनी जलवायु। तो आपने देखा होगा कभी कभी ये हमारे बरसात के लिए, जैसे कई जगह क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति होती है कि कई बार कभी बरसात नहीं होती, कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती रहती है, तो लगातार गर्मी ही पड़ती रहेगी। कभी कभी अधिक बारिश होती रहेगी, तो बारिश ही पड़ती रहेगी। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर रहती है। ओके बेटा। अब देखो, इसमें एक क्रियाकलाप दिया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार की सहायता से कर सकते हैं? अब मौसम का प्रभाव देखो बेटा, कभी कभी हमें रेडियो के माध्यम से भी मिल जाता है, और आजकल तो मोबाइलों में भी हमें टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। ठीक है। और टीवी पे भी हम इनका भाई पूरा अनुमान, भाई टीवी पे ये खबर हम बता रहे हैं, और तो हमारे पास क्या उपाय हैं? ठीक है। तो ये क्रियाकलाप आप स्वयं करेंगे। ओके बेटा। तो अब देखते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अब मौसम को कौन कौन से प्रभावित, भाई क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं बेटा? एक तो है तापमान, कि उस टाइम की स्थिति, तापमान क्या है, वायु दाब क्या है, पवन क्या है, और आर्द्रता, मतलब कैसी कैसी उसमें नमी युक्त आर्द्रता है, तो उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है। अब देखते हो, हम पहला प्रभावित पढ़ेंगे कि तापमान। कि तापमान क्या होता है? कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायु में भाई मौजूद ताप कैसा है, शीतलता कैसी है, कि ज़्यादा ठंड है या गर्मी है। ठीक है। तो उसी के परिमाण को क्या कहते हैं बेटा? तापमान कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। अब जैसे ये नहीं कि केवल दिन रात में बदल दिया, ये ऋतुओं के अनुसार, भाई सर्दी में तो ज़्यादा ठंड के साथ तापमान, भाई कम तापमान रहेगा, गर्मियों में ज़्यादा तापमान रहेगा, वर्षा ऋतु में थोड़ा कम तापमान रहेगा। तो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है। अब है इसमें एक और है
आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण, जो भी तापमान इधर उधर जो फैला रहता है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। कि कुछ जो सूर्य की किरणों से जो तापमान होता है उसे क्या करती है, हमारा पृथ्वी जो उसे रोक लेती है, मतलब उसे अवशोषित कर लेती है, तो उसे आतपन हम कहलाता है। ठीक है। आतपन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कि जो आतपन की मात्रा है तो सूर्य भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अब आपने देखा होगा जो भूमध्य रेखा है तो जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो वो तो हमारे ठंडे ध्रुव है, तो उनकी ओर क्या होगा, ये घटेगी, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है वो क्या होगा, घटेगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। इसी कारण से ध्रुव भी क्या रहे, बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ भी फसल नहीं उग सकेंगी, क्योंकि जब ये ध्रुव के पे जो बर्फ़ है वो अधिक तापमान के क्या करेंगे, पिघलेंगी और सभी जगह क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, तो कुछ भी हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों, अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। अब जितनी ज़्यादा ईंधन की खपत होगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर अधिक रहेगा। अब गाँवों में तो क्या बहुत सारे पेड़ हैं, शहरों में क्या बहुत सारे पेड़ कम हैं, तो वो भी टेम्परेचर को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब अधिक तापमान गर्मी बढ़ती है तो उसको पेड़ क्या अवशोषित कर लेते हैं टेम्परेचर को, इसलिए कि शहरों का तापमान अधिक और गाँवों का कम होता है। तो देखो तापमान को नापने के लिए एक सबसे मुख्य बात है कि तापमापी से हम इसका तापमान नाप सकते हैं। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है, और तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा जब भी ध्यान रख रहे हैं हमें ऐसे सेल्सियस के रूप में ही नापेंगे। ओके बेटा, तो ये इसकी डायग्राम भी हम बना लेंगे और इसे हम दर्शाएंगे। इसे हम मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस में हम इसे नापते हैं। ओके बेटा, क्लियर यहाँ पे तापमान के बारे में। अब देखते हैं हम वायुदाब। अब हम वायुदाब के बारे में चर्चा करेंगे। भाई जो मौसम के प्रभाव को जो प्रभावित करता है दूसरा कारक है वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। कि जो पृथ्वी की जो हमारी सतह जो देखो आपने हवा चलती है तो उसके भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुदाब कहलाता है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। जो समुद्र के किनारे होते हैं तो उन पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पे जाने पर यह घटता है। जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे तो इसका वायुदाब क्या घटता चला जाएगा, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब नीचे तो बेटा पेड़ पौधे रहते तो बहुत सारी वायु में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे जैसे हम किसी ऊंचाई पर अगर हम चले गए तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही, आपने देखा होगा जब भी पर्वतों के बारे में, जब पर्वतों पे लोग चढ़ने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके चढ़ते ही नहीं चढ़ते। तो पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि आप जान ही गए होंगे कि ऊपर जो हम जितनी ज़्यादा ऊपर पे जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाते हुए। आपने देखा होगा कई बार जब लोग पर्वतारोही चढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, हिमालय पे चढ़ाई की, तो उनके पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर टका रहता है, आपने देखा भी होगा अच्छे से। वायु का क्षैतिज वितरण, की जो वायु का जो फैलाव होता है किसी स्थान पर उपयुक्त वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पे अधिक तापमान है तो वायु क्या होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगी, और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। जहाँ पे बेटा ध्यान रखना, जहाँ पे अधिक तापमान होगा वहाँ पे निम्न वायु दाब बनेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जैसे ठंडे प्रदेश हैं कि वहाँ पे कम तापमान है, जो ठंडे प्रदेश है हमारे तो उनमें कम तापमान होगा और वायु भी कैसी होगी, ठंडी होगी, और यह इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर
उच्च दाब बनाती है। तो आपने देखा कि जहाँ पे अगर तापमान अधिक है तो वहाँ पे दाब क्षेत्र कैसे बनेगा, निम्न बनेगा, मतलब कम बनेगा। और जहाँ पे वायु बिल्कुल ठंडी है, तापमान कम है, तो वहाँ पे भारी वायु निमज्जित होकर उच्च उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट है कि आकाश जो वहाँ का जो आकाश कैसा होगा, स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ओके, अब देखो वायु दाब को नापने के लिए हम वायु दाब मापी का उपयोग करेंगे। तो बेटा ये हमें याद रखना है, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये डायग्राम अच्छे से दिया रखा है, तो आप इसे किताब में भी अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस वर्कशीट में अच्छे से आपको साफ से नहीं दिखाई दे रहा, और मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस डायग्राम के चित्र को आप वायु दाब मापी के चित्र को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब देख लेते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर कि निम्नलिखित भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती है। अब आपने देखो वर्कशीट में अच्छे से पढ़ा है खूब, ये रहा देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्यों घटती है, तो ये यहाँ पे अच्छे से दे रखा है कि इसलिए कि तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। और यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्मी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी फसलें नहीं होगी। तो ये हम यहाँ पे इसका पहले का आंसर हम ये लिख देंगे बेटा पूरा कि आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के कारण को प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी सोख लेती है आतपन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इसके तापमान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और इसी कारण जो ध्रुव है वो बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ पे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा और कुछ भी फसल वगैरह हमारी नहीं होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो देखो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और वाहनों, फैक्ट्री और अन्य क्रियाकलापों की ईंधन की खपत के कारण कि शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में किस प्रकार का वायु दाब होता है। तो देखो यहाँ पे ये हमने रहा कि वहाँ पे कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु अत्यधिक ठंडी होती है, इसलिए फलस्वरूप यह वायु भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो कैसा वायु दाब होगा वहाँ पे बेटा, उच्च दाब क्षेत्र होगा। ठीक है, तो उच्च दाब के कारण हमारा आकाश स्पष्ट एवं स्वच्छ होगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि ठंडे प्रदेश में उच्च वायु दाब होगा। ओके, क्लियर। अब देखो इसमें एक क्रियाकलाप दिया है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का एक नोट लिखिए। तो इस क्रियाकलाप को आप खुद करेंगे भाई जो अगला सप्ताह जो हमारा तापमान है वो कैसा रहेगा, तो उसको आप खुद भी करके देखेंगे। और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण संदेश, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे इस कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का ज़रूर उपयोग करें और सभी अपने घरों में रहें, ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकलें। तो सभी बच्चे से अच्छे से अपने सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। थैंक यू।